नमस्कार, स्वागत आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। हाजिर हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हमेशा की तरह हेडलाइन से। अफगानिस्तान की जमीन का कट्टरपंथ और आतंकवाद फैलाने के लिए न हो इस्तेमाल। G20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होकर अफगानिस्तान की समस्या का समाधान करने की अपील। मानवाधिकारों के मुद्दे पर मनमानी व्याख्या लोकतंत्र के लिए खतरा। 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दिवस समारोह में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, मानवाधिकारों के नाम पर कुछ लोग खराब करते हैं देश की छवि। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शोपियां जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी ढेर। 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी। भारत बायोटेक की बच्चों के लिए कोविड टीके कोवैक्सीन को DCGI से जल्द मिल सकती है मंजूरी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की ओर से टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश। कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 96 करोड़ के पार। त्योहारों से पहले महंगाई के मोर्चे पर राहत। सितंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर हुई 4.45%। खाने पीने की चीजें हुई सस्ती। देश के औद्योगिक उत्पादन में अगस्त में 11.9% की वृद्धि। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफगानिस्तान मामले पर G20 की बैठक को संबोधित करते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद और कट्टरवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय से एकजुट होकर अफगानिस्तान की जमीन को आतंकवादियों की पाठशाला नहीं बनने देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में समावेशी प्रशासन का आह्वान किया। अफगानिस्तान पर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तैयार करने का आह्वान भी किया। अफगानिस्तान संकट पर G20 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। उन्हें इतावली राष्ट्रपति ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें आज मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि भारत मानवाधिकारों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहा है। प्रधानमंत्री ने मानवाधिकारों के अपने अपने तरीके से व्याख्या करने और देश की छवि को खराब करने में मानवाधिकारों का इस्तेमाल करने के विरुद्ध सचेत भी किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मानवाधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। कई मौके आए जब दुनिया भटकी, पर भारत ने हमेशा मानवाधिकारों को सर्वोपरि रखा। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। लेकिन भारत मानव अधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, संवेदनशील रहा है। प्रधानमंत्री ने 3 तलाक, महिला सुरक्षा, कोरोना काल में प्रवासियों की मदद समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। महिलाओं के साथ इनजस्टिस हो रहा था। आज महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है। लेकिन भारत आज करियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव दे रहा है।
महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की जल्द से जल्द सुनवाई हो, इसके लिए देश भर में 650 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 के तहत आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन का संज्ञान लेता है, जांच करता है और सार्वजनिक प्राधिकारों द्वारा पीड़ितों को दिए जाने के लिए मुआवजे की सिफारिश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस समारोह को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पिछले 28 साल में 20 लाख से ज्यादा मामलों का निस्तारण किया है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा ने नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए एक दीर्घकालिक और ठोस योजना बनाने का आह्वान भी किया। ह्यूमन राइट कमीशन ने 20 लाख से ज्यादा केसों का निस्तारण किया है और 205 करोड़ से ज्यादा रकम का मुआवजा जिनको भी अन्याय हुआ था उनको दिलाने का काम किया है। और एक प्रकार से नई जागृति, नई चेतना ह्यूमन राइट से संबंधित हर एक क्षेत्र के अंदर जगाने का काम ह्यूमन राइट कमीशन ने किया है। अतः हमारा यह दायित्व है कि भावी पीढ़ी के लिए हम इसे सुरक्षित बचाए रखें, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 13 अक्टूबर को गति शक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कल दिल्ली के प्रगति मैदान में नए प्रदर्शनी परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना को देश में रोजगार के मौकों को और बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गति शक्ति योजना का मकसद प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हितधारकों के लिए विभागीय रुकावटों को तोड़ने और समग्र योजना को संस्थागत बनाना है। सभी विभागों को अब एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से एक दूसरे की परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी होगी। ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। पीएम गतिशक्ति रोजगार के अवसर पर भी पैदा होंगे और साथ ही ये लॉजिस्टिक लागत में कटौती करेगी। योजना से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार आएगा और देसी वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 15 अगस्त को अपने भाषण के दौरान इस योजना का ऐलान किया था। इस योजना के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑल आउट ऑपरेशन जारी है और पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, बांदीपोरा और शोपियां में 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें से कुछ आतंकी हाल ही में हुई आम नागरिकों की हत्या में शामिल थे। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान एक जेसीओ समेत सेना के 5 जवान भी शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक पिछले 30 घंटे में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में 5 बार मुठभेड़ हो चुकी है। The joint parties have cordoned the area. We are doing the operation and we are sanguine that it shall be taken to the logical conclusion in the shortest span of time. ये एक ऑपरेशन है और उसको लेके एक स्ट्रेटजी के मुताबिक ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशरफ को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अशरफ दिल्ली और उसके आसपास अपनी आतंकी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा था। पुलिस के मुताबिक आतंकवादी
पाकिस्तानी नागरिक है जो कि दिल्ली में फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। त्योहारों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में आतंकवाद विरोधी अलर्ट जारी किया है। एक पाकिस्तानी नेशनल को कल स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है। इस टीम को सुपरवाइज ललित नेगी और हृदय भूषण एसीपीज कर रहे थे। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले एक डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। भारत बायोटेक की बच्चों के लिए कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कोविड वैक्सीन पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 2 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन इस्तेमाल करने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सिफारिश दी है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद इमरजेंसी स्थिति में प्रतिबंधित इस्तेमाल के लिए 2 से 18 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने की सिफारिश की है। कमेटी ने अपनी यह सिफारिश DCGI को भेज दी है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने से जुड़े फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल के आंकड़े इस महीने की शुरुआत में ही सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल को सौंप दिए थे। इसमें DCGI का भी अप्रूवल मिला नहीं है। अभी तो ये सब प्रोसीजर चल रही है। मुझे लगता है कुछ काम अभी चल रहे हैं और हम उसमें इंटरवेन नहीं करते हैं। तो ये एक्सपर्ट के साथ DCGI वो निर्णय करके चर्चा करके आगे बात बढ़ेगी। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान ने अब 96 करोड़ से का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 65,86,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत जल्द ही 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। कोविड की स्थिति की बात किया जाए तो पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और वर्तमान में स्वस्थ होने की दर जो लगातार बढ़ रही है अब 98.04% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 14,000 से अधिक नए मामले भी सामने आए हैं। देश में 73% से अधिक लोगों को उसको टीका लग चुका है। सेकंड डोज भी तेजी से लोग लगा रहे हैं और अगले नज़दीक के दिनों में 100 करोड़ टीका देश में लग जाएंगे। केंद्र सरकार ने घरेलू विमानों पर क्षमता को लेकर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। 18 अक्टूबर से घरेलू विमान 100% क्षमता के साथ उड़ सकेंगे। मौजूदा समय में घरेलू विमान सिर्फ 85% क्षमता के साथ ही उड़ सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ये प्रतिबंध लगाया था। उन्नीस बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वो 30 सितंबर को उच्च शिक्षा सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। PMO में उनकी संविदा नियुक्ति भारत सरकार के सचिव के रैंक और स्केल पर ही की गई है। अमित खरे 2 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरें। बने रहिए हमारे साथ। आदिवासी परिवार में पली, गांव के माहौल में बढ़ी, शिक्षा पाने के चाह में मैं थी अड़ी, नक्सलियों से गोली भी खाई, अपने हौसले के बलबूते संसद तक चली आई। सुनाऊंगी मैं आपको अपने जज्बे की कहानी। मैं फूलो देवी नेताम, संसद TV पे देखिए मेरी कहानी।
Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. कस्तूरी तिलकम ललाट फलके वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नमभक्तकं करतले वेणुं करे कंगणम सर्वांगे हरिचंदनम च कलयम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ा। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और वक्त तो चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में 15 कोविड टीकाकरण एक्सप्रेस का शुभारंभ किया और कहा कि सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को जल्द से जल्द टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये वैन घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण करेगी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। आज उन्होंने कानपुर में गंगा किनारे से विजय रथ यात्रा की शुरुआत की। 5 साल के बच्चे खजांची ने विजय रथ को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में राकेश अस्थाना की बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्ति और उनकी नौकरी में 1 साल के सेवा विस्तार को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो के अंडरग्राउंड ट्रैक का निर्माण शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने नवीन मार्केट में इसका शुभारंभ किया। इसके साथ ही चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा और नयागंज स्टेशन के पूरे रूट पर काम शुरू हो गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश से जहां पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं, वहीं केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पानी भर गया है, जिससे कि यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। टर्मिनल की ओर से जाने वाली कई टैक्सियां बारिश के पानी में फंस गईं। महासप्तमी के साथ ही मां दुर्गा के पट खुल गए हैं। पूजा पंडालों में भक्त मां के दर्शन और पूजा करने के लिए पहुंचने लगे हैं। हालांकि कोरोना को लेकर बचाव और एहतियात भी बरती जा रही है। त्योहार के मौसम पर महंगाई के मोर्चे पर एक राहत भरी खबर आई है। खाद्य कीमतों में कमी के कारण खुदरा महंगाई सितंबर में घटकर 4.35% पर आ गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर अगस्त में 5.30% और पिछले साल सितंबर में 7.27% थी। खुदरा महंगाई दर में कमी की सबसे बड़ी वजह है खाने पीने की चीजों के दाम में कमी, और इस बार मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा में भी फोकस महंगाई कम करने पर था। देश के औद्योगिक उत्पादन में अगस्त में 11.9% की वृद्धि भी हुई है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की कमी को जल्द पूरा कर लिया जाएगा और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा बारिश होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम अचानक बढ़ने से कोयले की सप्लाई पर असर पड़ा है और कल 1.94 मिलियन टन कोयला सप्लाई किया गया। कोयले का स्टॉक लगातार बढ़ाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने और कोयला आयात में कमी लाने के लिए कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों की नीलामी का तीसरा दौर शुरू कर दिया है और उसका मकसद कोयला खनन के माध्यम से राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने का लक्ष्य है। मुझे लगता है अभी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जब सप्लाई करते जाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी स्टॉक बढ़ेगा। ऐसे कोई पैनिक ऐसे स्थिति बिल्कुल नहीं है, इतना मैं कहना चाहता हूं। और इस बीच केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो केंद्रीय बिजली उत्पादन संयंत्रों की गैर आवंटित बिजली का उपयोग केवल अपने उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए करें। कुछ राज्य उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुरूप बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और वे उच्च दामों पर बिजली दूसरे राज्यों को भी बेच रहे हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एशिया में आपसी संवाद और विश्वास बहाली उपायों के बारे में गठित मंच की 6ठी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि वैक्सीन मैत्री भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने बहुपक्षवाद की सीमाओं को सामने ला दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि बहुपक्षवाद में सुधार की प्रबल आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सबसे बुनियादी सिद्धांत के मुताबिक सभी की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री ने कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया की मंत्री स्तरीय बैठक के इतर रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की। विदेश मंत्री जयशंकर मध्य एशिया के अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल किर्गिस्तान से कजाकिस्तान जाएंगे। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ल्ड बैंक और IMF की वार्षिक बैठक के साथ G20 समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लेने के लिए 1 सप्ताह के अमेरिकी दौरे पर हैं। न्यूयॉर्क पहुंचने पर वित्त मंत्री वहां से बोस्टन गईं, जहां पर अमेरिकी कंपनी बेन कैपिटल के अधिकारियों के साथ उन्होंने एक बैठक की। बेन कैपिटल के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में बैंकिंग, आउटसोर्सिंग और दवा क्षेत्र में अमेरिका के साथ व्यापक भागीदारी पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद भारतीय कंपनियों में करीब $5 अरब का निवेश करने वाली बेन कैपिटल के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि अगला दशक अमेरिका और भारत दोनों के लिए वैश्विक आधार पर कारोबारों के निर्माण के लिए मिलकर काम करने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण के अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन से भी मिलने की उम्मीद है। अमेरिका की इस यात्रा के दौरान वित्त मंत्री बड़े पेंशन फंड और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को संबोधित करेंगी और उन्हें भारत के विकास में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करेंगी। इटली के सोरांटो शहर में G20 की मंत्री स्तरीय बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्राजील, चीन, यूरोपीय संघ के साथ अन्य देशों के उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। आज फ्रांसीसी मंत्री प्रतिनिधि के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्री की विदेश व्यापार, IT, रक्षा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को लेकर चर्चा हुई। इटली के विदेश मंत्री और ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेश मंत्री के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मुलाकात हुई और बातचीत में इन सभी देशों के साथ कारोबार बढ़ाने पर जोर दिया गया। कल पीयूष गोयल एक सत्र को भी संबोधित करेंगे। इस बैठक में पीयूष गोयल कोविड-19 टीके को कारोबार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार के मामले को भी उठाएंगे। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे श्रीलंका के दौरे पर हैं और इस दौरान वो श्रीलंका के शीर्ष असैन्य और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। अपने श्रीलंकाई समकक्ष जनरल शावेंद्र सिल्वा के निमंत्रण पर 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जनरल नरवणे का हवाई अड्डे पर श्रीलंका के शीर्ष जनरल ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और अपनी यात्रा के दौरान जनरल नरवणे के श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से भी मिलने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महान समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर लोहिया देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित राष्ट्रवादी थे और उनके विचार और उनका जीवन एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करता रहेगा जो सभी प्रकार की असमानताओं से मुक्त हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी डॉक्टर लोहिया को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि समाजवाद के प्रबल पक्षधर डॉक्टर लोहिया जी के प्रत्येक कार्य का एकमात्र उद्देश्य जनमंगल के लक्ष्य की प्राप्ति रहा है और उनके विचार और चिंतन आज भी प्रासंगिक हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको हम छोड़ जाते हैं अयोध्या में चल रही रामलीला के दृश्यों के साथ। हमको दीजिए अनुमति। नमस्कार।
राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम जय राम। लक्ष्मण जी भैया। जाओ। हे हनुमान जी, प्रभु आप भी जाओ और सुग्रीव जी का राज्य अभिषेक करके आओ। जो आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा भैया। जाओ सुग्रीव। रघुपति चरण